Hello and most welcome to all in our institution Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School, Rico Shri Ganganagar. Admission open for session 2020-21. Students, today I will teach you topic Technological and Institutional Reforms from chapter 4 Agriculture of subject Geography. Hello students, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, इससे पहले अपने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न और जो मेजर क्रॉप्स हैं उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उसमें अपने जैसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग में इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की जो फार्मिंग होती है, जिसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। ठीक है, और उसमें कमर्शियल फार्मिंग है, प्लांटेशन फार्मिंग है। क्रॉपिंग पैटर्न में खरीफ, रबी, जायद क्रॉप के बारे में अपने पढ़ा। मेजर क्रॉप्स में अपने सीरियल क्रॉप के बारे में पढ़ा, उसमें फाइबर क्रॉप के बारे में पढ़ा, उसमें पल्सेस के बारे में पढ़ा, है ना, ऑयल सीड के बारे में पढ़ा। तो ये अपने इससे पहले इस टॉपिक में कर चुके हैं। तो जैसा कि इससे पहले आपने इस टॉपिक में पढ़ा तो आपको एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस का पता चल गया होगा। ठीक है, कि एग्रीकल्चर अपने इंडिया के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। प्रिमिटिव टाइम से ही इंडियन जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं और आज भी मतलब प्रेजेंट टाइम में भी इंडिया की ऑलमोस्ट 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और इससे अपने को प्रोडक्शन भी होता है एग्रीकल्चर का और इससे जो पूरा कंट्री है उसके कंट्री के जो लोग हैं उसको फूड अवेलेबल होता है। ठीक है, और इंडस्ट्री के लिए उससे रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होता है, डिफरेंट टाइप्स की जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कंटिन्यूसली जो सस्टेन्ड एग्रीकल्चर चली आ रही है वो किसी अपने कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्म के बिना उसे कंटिन्यूटी में रखना या उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, जो कि अपना टॉपिक है, इसी में अपने ये इससे रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो उसी की बात कर रहे हैं कि इनके बिना, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बिना जो लैंड के अपने एग्रीकल्चर को कंटिन्यूटी में या सस्टेन्ड रखना या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन देने वाली रखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, वैसे इंडिया में देखा जाता है कि इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप की गई है, बहुत सारी रिवर के वाटर को रोककर डैम बनाकर उसका थ्रू कनाल्स के जो मतलब रेन डेफिशिएंट एरिया है वहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी इंडिया का बहुत सारा ऐसा पार्ट है यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वो जो वहाँ के किसान हैं, फार्मर है, अभी भी वो क्या है कि रेनफॉल के ऊपर या जिसे अपने मानसून कह देते हैं इंडिया में, मानसून के ऊपर या जो नेचुरल फर्टिलिटी है जो सॉइल की अपने आप मेंटेन होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग से ही जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की फॉर्म में अपने बात करें तो जो सबसे पहले रिफॉर्म में बात आती है तो उसमें ये आ जाएगा कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, चकबंदी करना आ गया। ठीक है, कोऑपरेशन, सहकारी समितियाँ आ गई वहाँ पे, या कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर आ गई। और उसके बाद में अपने बात करते हैं कि एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी। जमींदारी जो प्रथा थी, मतलब ये कि जमींदार के पास सारी ज़मीन होती थी, बाकी सारे जो किसान हैं लोग वहाँ पे बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे, तो उसका भी एबोल्यूशन किया गया। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था इंडिया का, इसमें जो लैंड रिफॉर्म किया गया वो है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ठीक है, ये क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशनली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस चलता है। ठीक है,
लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब कि एक जो पिता है उसके दो बेटे हैं, तो पिता के हिस्से में अगर मान लो 20 बीघा ज़मीन है तो आगे उनके बेटों को 10-10 बीघा ज़मीन बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो गई थी। ठीक है, ड्यू टू अपने कह सकते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लैंड वाज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल पैचेस और पीसेस अपने कह सकते हैं इसे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई थी जो लैंड, तो उसको कंसोलिडेशन करना उसका ज़रूरी था और इसके लिए जो है वो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग वो किया गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिफॉर्म की तरह फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया। इसके बाद भी ऐसे नहीं है कि इंडिया में और कोई प्लान नहीं आए जो अभी अपने टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्लानिंग, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मतलब अपने कह सकते हैं कानून पास हो चुके हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो वहाँ पे कमी रह जाती है। ठीक है, तो इसकी अगर अपने बात करें तो कौन कौन से प्लान जो इंडिपेंडेंट के बाद, जैसे अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो ये लैंड रिफॉर्म कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग पढ़ लिया, इसके अलावा भी कुछ और प्लान आए हैं 1960 और 1970 के बिटवीन, 1960 और 1970 टाइम पीरियड के बिटवीन और भी कुछ इसमें जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए हैं। ठीक है, उसमें जैसे आ जाएगा आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपका ऑपरेशन फ्लड या जिसे अपने वाइट रेवोल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, तो पैकेज टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन का हिंदी मीनिंग हरित क्रांति, और इसे अपने समझें तो ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में कहाँ से आई, ये मैक्सिको में अपने कह सकते हैं वीट की हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और फिलीपींस में जो राइस है उसके हाई यील्ड वैरायटी सीड, उनको देखते हुए उनके ऊपर बेस्ड ही इंडिया में भी इसी तरह का ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड को यूटिलाइज करने की इसमें शुरुआत की गई। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसके जो फादर हैं या ये स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, और इंडिया में जो हैं वो एम स्वामीनाथन। ठीक है, ये वर्ल्ड की बात करें अपने सबसे पहले स्टार्ट करने वाले ये इंडिया में। एक्चुअल में इंडिया में जो इसकी स्टार्ट है वो 1965 में हुई। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या है, जैसे अभी अपने बात की कि इसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और इरिगेशन। मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो फूड प्रोडक्शन के मामले में अपनी बात कर सकें तो इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, इसे दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो अपने कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो जैसे मैक्सिको और अपने फिलीपींस की बात की कि वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन वाले जो सीड हैं उनकी सोई की ज़्यादा प्रोडक्शन लिया गया, तो उसी को देखते हुए इंडिया में भी ये स्टार्ट किया गया जिसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड को यूज़ किया गया, इरिगेशन को यूज़ किया गया, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को यूज़ किया गया। ठीक है, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। प्रोडक्शन बढ़ा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोडक्शन ही बढ़ा, लेकिन प्रोडक्शन भी बढ़ा और इंडिया डिपेंडेंट भी हो गया, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे रीजनल डिस्पैरिटीज़ आई। जिस रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसमें यहाँ पे जो फार्मर हैं उनके पास एफिशिएंसी थी कि वो हाई यील्ड वैरायटी सीड, पेस्टिसाइड है ना, इंसेक्टिसाइड को बियर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी थी, वहाँ तो इसका प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन जो रीजन बैकवर्ड थे यहाँ ये फैसिलिटी नहीं थी, वो इस मामले में, इस प्रोडक्शन के मामले में या ग्रीन रेवोल्यूशन के मामले में वहाँ बैकवर्ड रह गए।
ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ और भी अपने कह सकते हैं डीमेरिट थी, जैसे इसमें कोई पर्टिकुलर डिजीज़ लग गई तो उससे पूरी की पूरी क्रॉप ही इससे ख़त्म हो जाती थी। ये इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, थोड़ा सा इतना ही पढ़ेंगे अपने, इसमें ज़्यादा आपके नहीं दिया हुआ। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन ये 13 जनवरी 1970 में ये ऑपरेशन फ्लड और वाइट रेवोल्यूशन आया। इसके जो अपने कह सकते हैं फादर ऑफ ऑपरेशन वाइट रेवोल्यूशन वो हैं वर्गीज कुरियन, ठीक है, उनके द्वारा ये इंडिया में स्टार्ट की गई। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि इंडिया में जो मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है, उसके साथ साथ अपने डेयरी प्रोडक्शन शुरू करके एक लोगों के लिए नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकें, है ना, इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकें, दूसरे कंट्री के मुकाबले में इसे इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अच्छी मतलब ब्रीड है जो अपने कह सकते हैं एनिमल्स की, कैटल की, वो इसमें यूटिलाइज़ की जाए और इससे प्रोडक्शन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़े। ठीक है, तो इससे भी अपने कह सकते हैं कि इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन डबल हो गया और इंडिया जो मिल्क प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस पे, मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस पे आ गया वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसमें भी ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह एक जो डीमेरिट की अपने बात करें तो इसमें भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ की बात आती है कि कुछ एरिया तो इसमें डेवलप्ड हो गए और कुछ बैकवर्ड रह गए। अब इसके बाद 1960-1970s के ये जो इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म थे जो कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1990s की बीच में एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम स्टार्ट किए। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए। तो उसके अंडर में क्या था कि जो भी पहले, इससे पहले जो इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हो चुके थे जो मतलब कम्प्लीटली सभी के लिए फैसिलिटेटेड नहीं थे, उसमें रीजनल डिस्पैरिटीज़ आ गई थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ उन्होंने कुछ और रिफॉर्म्स किए। तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल दोनों ही रिफॉर्म्स थे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इंश्योरेंस अगेंस्ट फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, फायर एंड डिजीजेस। ठीक है, मतलब जो किसान है, फार्मर है, उनको बीमा करके दिया गया उसकी क्रॉप का, किसके अगेंस्ट, फ्लड बाढ़ आती है तो, ड्रॉट सूखा पड़ता है तो, साइक्लोन चक्रवात आता है तो, फायर आग लगती है तो, डिजीजेस फसल को कोई बीमारी लगती है तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस किया गया। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट भी किया गया। क्यों किया गया? फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू फार्मर एट लोअर इंटरेस्ट। ठीक है, किसानों को कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवाने के लिए ये फैसिलिटी इसमें स्टार्ट की गई। ठीक है, इसके अलावा भी क्या है कि जो अदर स्कीम की अपने बात करें तो उसमें किसानों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ये भी शुरू की गई। इसके अलावा रेडियो पे, टेलीविज़न पे, रेडियो एंड टेलीविज़न, इसके ऊपर वेदर
फोरकास्टिंग, ठीक है, और अदर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के लिए भी प्रोग्राम जो हैं स्टार्ट किए गए, ठीक है। और अपने कह सकते हैं इसके बाद कि जो फार्मर हैं, किसान हैं, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उनको प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जिसे अपने कह सकते हैं, वो डिसाइड किया गया कि कम से कम इतना प्राइस तो क्रॉप को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा हो चाहे कम हो, ठीक है। इसके अलावा उन्हें कुछ और भी जो कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं उनके लिए उन्हें और बेनिफिट दिए गए या स्पेशल प्राइस भी उनको दिए गए, उनको बेनिफिट दिया गया उसका, ठीक है, ताकि जो मिडल मैन है, स्पेक्युलर हैं, जो बिचौलिए होते हैं, ठीक है, उनसे किसानों को बचाया जा सके, ठीक है। तो ये इसमें अपने जो इंस्टीट्यूशनल और जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इसमें पढ़े। एक इसमें टॉपिक आपका और आता है बॉक्स में दिया हुआ, जिसमें अपने पढ़ते हैं भूधन और ग्रामधन, ठीक है। ये भूधन नहीं, भूदान एंड ग्रामदान, भूदान एंड ग्रामदान, ये सिंपल सा है, एक स्टोरी की तरह ही आपको बताया हुआ है बुक में। जो महात्मा गांधी थे उनके एक शिष्य थे विनोबा भावे, ठीक है, उनको उनका स्पिरिचुअल हायर माना जाता था, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता था। और विनोबा भावे जो हैं वो गांधी जी के सत्याग्रह जो मूवमेंट है उसमें इन्वॉल्व थे। अपने विनोबा भावे की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब गांधी जी कि अपने कह सकते हैं कि मृत्यु हो गई उनकी, ठीक है, उसके बाद उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो सोच है, क्या सोच, उनकी सोच थी ग्राम स्वराज्य की, कि इंडिया गांव का देश है और इंडिया अपने कह सकते हैं गांव में ही बसता है, क्योंकि उस टाइम में मोर देन 80%, 85% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में ही इंडिया की निवास करती थी और सारे का सारा इंडिया अपने कह सकते हैं गाँव में ही बसता था ऑलमोस्ट। तो उसी थिंकिंग को पूरे इंडिया में बताने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक गांव से दूसरे गांव ऐसे घूमते हुए पूरे इंडिया को उन्होंने कवर करने की कोशिश की। और एक बार जब वो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली विलेज में जब वो लोगों को एड्रेस कर रहे थे, ठीक है, तो उस दौरान कुछ जो फार्मर हैं, लैंडलेस फार्मर हैं, उन्होंने उनके सामने मांग रखी कि हमें हमारे इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, आर्थिक पालन पोषण के लिए हमें कुछ ज़मीन दी जाए जिसके ऊपर हम खेती करके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, ठीक है। तो विनोबा भावे ने क्या किया कि उसी टाइम उनको कोई वादा नहीं किया, प्रॉमिस नहीं किया कि मैं आपको ज़मीन दे दूंगा, लेकिन उन्होंने उनको एक आश्वासन दिया कि अगर आप लोग सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सकोगे तो मैं भारत सरकार से बात करूंगा। लेकिन उनकी इसी बात के दौरान एक पर्सन जिनका नाम श्री रामचंद्र रेड्डी है, रामचंद्र रेड्डी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो 80 लैंडलेस फार्मर हैं, 80 लैंडलेस फार्मर को उन्होंने 80 एकड़ जो लैंड है वो उन्होंने उनको दे दी। इसे क्या कहा गया, भूदान, ठीक है। इसी से मोटिवेट होकर विनोबा भावे और भी बहुत सारे जगहों पे गए इंडिया में और बहुत सारे लोगों ने ऐसे भूदान भी किया। कई जगहों पे मतलब जो ज़मींदार थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास, एक ही ज़मींदार के पास कई गांव थे, तो उन्होंने लैंडलेस फार्मरों को गांव भी दान में दे दिए, तो उसको अपने क्या कहा गया, ग्रामदान, ठीक है। जब वो ग्रामदान में दिए उसको ग्रामदान भी कहा गया। लेकिन इसमें एक बात ये भी थी कि सभी तो नहीं, लेकिन कुछ ज़मींदार ऐसे भी थे जो सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट के डर की वजह से भी लोगों दूसरों के नाम अपनी ज़मीन को लगवा रहे थे ताकि उनकी सारी की सारी ज़मीन ना चली जाए, कुछ ज़मीन वो दूसरों के नाम भी लगवा रहे थे, ठीक है। तो ये जो उन्होंने एक तरह से जो एक्टिविटी की, ये मूवमेंट जो किया, उसे क्या कहा जाता है, ब्लडलेस मूवमेंट,
ठीक है, उसे अपने ब्लड लेस मूवमेंट और रेवोल्यूशन, क्रांति भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आज आपके टॉपिक में था। इससे रिलेटेड आपको कुछ ना समझ आए तो आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है।